एक तरफ अमेरिका पूरी दुनिया को अपने टैरिफ से डरा रहा है, आतंकित कर रहा है, दहशत में डाल रहा है, पूरी दुनिया की व्यापार संरचना को तोड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स देशों में, खासकर चीन में, तिनयानजिन में रिश्तों की नई इबारत लिखी जा रही है। यह शहर नए वर्ल्ड ऑर्डर का गवाह बन रहा है, क्योंकि भारत, चीन और रूस की तिकड़ी पूरी दुनिया की इकोनॉमी का आधे से ज्यादा का हिस्सा अपने पास रखते हैं। कहा जाए तो वर्ल्ड ऑर्डर वेस्ट से साउथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और इस बीच अमेरिका का टैरिफ वॉर या अमेरिका का टैरिफ टेररिज्म सो कॉल्ड अमेरिका के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, न कि भारत, चीन और रशिया, ब्राजील के लिए या फिर साउथ अफ्रीका के लिए। चीन और भारत के बीच 2018 से चली आ रही रंजिश भी खत्म होती नजर आ रही। खुद चीन ने आगे बढ़कर भारत का स्वागत किया। भारत और चीन के रिश्तों को विस्तार देने के लिए मोदी पुतिन एक साथ बैठक भी करेंगे, जिसमें जिनपिंग भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भारत चीन के रिश्तों की खटास कैसे दूर हुई। एससीओ समिट शुरू होने से पहले पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच 50 मिनट तक बैठक चली, जिसके बाद दोनों के साझा बयान सामने आए। सीमा पर डिसएग्रीमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक्सेलेंसी, चीन द्वारा एचसीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री मोदी ने बेबाक होकर भारत के पक्ष को रखा और अपनी शर्त भी चीन के सामने रख दी। और जिनपिंग की तरफ से जो बयान आया वो भी रिश्तों में जोश भरने वाला है। उन्होंने कहा कि दुनिया बदलाव की ओर बढ़ रही है, यानी ट्रंप की मनमानी के खिलाफ एकजुट होने का वक्त आ चुका है। साथ ही कहा कि चीन और भारत दो प्राचीन सभ्यताएं हैं, जो साथ आ जाएं तो बदलाव निश्चित है। जिनपिंग ने यह भी कहा कि भूले नहीं कि भारत और चीन दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले दो देश हैं। साथ ही इस समय ड्रैगन और हाथी का एक साथ आना बहुत जरूरी है। जिनपिंग के इस बयान को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगर दुनिया की दो बड़ी शक्तियां, खासकर दो बड़ी आर्थिक शक्तियां एक साथ आ गई तो अमेरिका के वर्चस्व को आसानी से चुनौती दी जा सकती है। चीन के बयान का विदेश मंत्रालय की ओर से समर्थन भी किया गया और दावा किया गया कि सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। इतना ही नहीं, भारत चीन आतंकवाद जैसे मुद्दों से निपटने के लिए तैयार भी हुए हैं। एससीओ समिट से इतर तियानजिन में पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच विपक्षी वार्ता हुई और मिलकर सभी चुनौतियों का हल निकालने पर दोनों नेताओं ने जोर दिया। यानी ट्रंप के टैरिफ वॉर का मुकाबला भारत चीन मिलकर करेंगे। अब तस्वीरों से समझिए जरा, मैं फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाता हूं। 3 तस्वीर आपके सामने, कैसे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। पहली तस्वीर में देखिए किस तरह से चीन के शहर तियानजिन में एससीओ नेताओं का जमावड़ा लगा। ये वो शक्तियां हैं जिनके साथ कारोबार की असीम संभावनाएं, जो अमेरिका की मोनोपोली को मिट्टी में मिलाने की ताकत रखती हैं। दूसरी तस्वीर में बताने की कोशिश की गई कि टैरिफ नीति की वजह से कैसे ट्रंप की हेंकड़ी निकलने वाली है, क्योंकि अब शायद अमेरिका को कोई पूछे और अमेरिका अलग थलग पड़ सकता है। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं रूस यूक्रेन में सीज फायर कराने की ट्रंप की नाकाम कोशिश रही है, जिसके बाद पूरी दुनिया जो है
वो चीन, रूस और भारत की तरफ देख रही है, जहां से ये युद्ध का मसला हल किया जा सकता है, खासकर भारत की तरफ, पीएम मोदी की तरफ, जिनसे रूस और यूक्रेन दोनों के ताल्लुकात अच्छे हैं। मतलब साफ है कि पावर अगर शिफ्ट हो रहा है तो दुनिया की उम्मीदें बढ़ रही हैं। इसलिए बड़ा सवाल यह है कि क्या ये नए वर्ल्ड ऑर्डर को संभालने में भारत, रूस और चीन की तिकड़ी कामयाब हो पाएगी, और क्या पावर शिफ्टिंग की शुरुआत हो चुकी है, खासकर वेस्ट से लेकर साउथ तक। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट कादम्बिनी शर्मा जुड़ रही हैं, हमारे साथ मेजर जनरल ए के सिवाज जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ मिताली निकोरे जुड़ रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार, माफ कीजिएगा, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, और मेजर जनरल अभय कार्की हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, और अमेरिका से अजय भुटोरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बाइडेन के पूर्व सलाहकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कादम्बिनी जी आपसे शुरुआत करना चाहूँ, और मैं ये समझना चाहूँगा कि आपने बहुत लंबे समय तक जो है फॉरेन पॉलिसीज, विदेश नीति और बहुत सारी चीज़ों को आपने कवर किया। अभी जो हम ये ट्रांजिशन देख रहे हैं, जो फेज हम देख रहे हैं, जो पावर शिफ्ट हो रहा है, इकोनॉमिक पावर हम देख रहे हैं कि वेस्ट से साउथ की तरफ आ रहा है, इसको आप कैसे देखती हैं? और ये जो एससीओ की मीटिंग हुई, ये कितना इम्पैक्ट करेगा? देखिए, इसको मैं शिफ्ट नहीं बोलूंगी, लेकिन इसको ये जरूर कहूंगी कि एक मल्टीपोलर जो मल्टीलैटरल वर्ल्ड है, उसको बहुध्रुवीय वर्ल्ड जो है उसको एक सुनिश्चित करने की कोशिश यहाँ पर जरूर है। आप देखें, ये जो टाइमिंग है वो चीन के हिसाब से बिल्कुल सही है। भारत के लिए भी ये बेहतर टाइमिंग है। चीन का मुकाबला जो है वो आमतौर पर चीन अमेरिका से अपने आप को कंपेयर करता है, तो उसको ये लगता है कि ऐसे वक्त में जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्रेड वॉर लगभग पूरी दुनिया पर छेड़ दिया है, ऐसे वक्त में उसका एक इंक्लूसिव लीडर की तरह निकलकर सामने आना जो है वो उसके लिए, आगे के लिए भी बहुत अच्छा होगा। भारत के लिए ये क्यों बेहतर वक्त है? क्योंकि भारत पर 50% जो टैरिफ लगा हुआ है, भारत ने ऐसा कोई भी सैंक्शन का उल्लंघन नहीं किया जिसके कारण उसके ऊपर इस तरह का टैरिफ लगाया गया है। उसको सिंगल आउट किया गया है। हालांकि ये साफ है कि चीन ज्यादा तेल खरीदता है रूस से, जो यूरोप है वो ज्यादा गैस खरीदता है, लेकिन सिंगल आउट किसे किया गया? वो भारत को किया गया। तो भारत के लिए भी ये एक अहम फैक्टर है कि यहाँ पर वो एससीओ में मौजूद है, और चीन से रिश्ते जो है वो पहले से बेहतरी के मुकाम पर थे। वहां पर आपको पता है कि 20 से ज्यादा जो लीडर्स हैं वो वहां पर जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर वहां पर कम से कम 23% जो ग्लोबल जीडीपी का है वो वहां पर एससीओ में मौजूद है। दुनिया का कम से कम आधा जो 43% जो पॉपुलेशन है वो देश जो है यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है। तो एक बहुत बड़ा बाजार भी है, एक बहुत बड़ा कोलिशन भी है, और इसे गंभीरता से लिया जाएगा अगर सभी नेता जो है कहीं ना कहीं एक कॉमन इंटरेस्ट ढूंढते हैं, जो कि यहाँ पर एससीओ में आप कल देखेंगे। मैं एससीओ को लेकर अजय भुटोरिया साहब का रिएक्शन चाहूंगा, और जो आज चाइना की तरफ से रिएक्शन आया कि भाई हाथी और ड्रैगन साथ चलने का वक्त, इन दोनों को साथ आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। अभी एक ग्लोबल टाइम्स है, चाइना की मैगजीन, उसमें एक कवर फोटो छपी थी जिसमें एक बहुत सुंदर और शानदार सड़क दिखाई गई थी, जिसमें एक तरफ ड्रैगन था, एक तरफ हाथी था। तो ये स्टेटमेंट तो बहुत पहले एक तरह से आ चुका था इनको, जिनको आज बयान में कन्वर्ट किया शी जिनपिंग ने। बिल्कुल, जैसे पहले स्पीकर ने कहा कि दिस इट्स टाइम फॉर चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल ऑर्डर जो है। तो उससे पहले मैं एक डोमेस्टिक बात बताना चाहूँगा कि यूएस की फेडरल कोर्ट ने कहा है कि जो ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ है वो प्रेसिडेंशियल पावर में नहीं है, एंड दैट्स इलीगल। तो उन्होंने कहा कि वो अप्लाई नहीं हो सकती है। सो नाउ ट्रंप इज गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट टू अपील। अगर वो सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर देता है तो विच मीन्स की जो रेसिप्रोकल टैरिफ जो लगाई है ट्रंप ने वो सारी कंट्रीज के ऊपर वैलिड नहीं होगी। तो दिस इज ए केस इन द कोर्ट। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये कांग्रेशनल पावर है और कांग्रेस लगा सकती है। अब दूसरी बात जो ये वर्ल्ड चेंजिंग ऑर्डर हो रहा है, तो ये ट्रंप की नीतियां हैं जो उन्होंने अभी फोर्स कर दिया चाइना, इंडिया और बाकी रशिया उनको और करीब आने के लिए। तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिकली ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की वन ऑफ द बिगेस्ट फॉरेन पॉलिसी फेलर रहेगा, क्योंकि उन्होंने जितना प्रेशर लगाना था इंडिया के ऊपर कि हम 50% टैरिफ कर देंगे, हम ये कर देंगे, तो वो सब हो गया। और अब उनके पास में नेक्स्ट स्टेप क्या बचा? या तो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, जो एक एनिमी स्टेट के ऊपर लगाते हैं, वो जैसे रशिया के ऊपर लगा के रखा है, और इससे ज्यादा वो टैरिफ अभी लगा नहीं सकते इनके पास। तो और पुतिन और चाइना के साथ यूएस को अभी कुछ ही 90 डेज का टाइम है, उसमें उनको डील भी साइन करनी है। तो ये जो अभी एससीओ की मीट हुई है,
that makes China and India and coming together उनको stronger बना रहा है। तो ये होते हुए अब जो कार्ड्स बचते हैं ट्रम्प के साथ पास में, वो लिमिटेड हो जाता है, और तो वो लिमिटेड हो जाता है, तो उसका आगे फ्यूचर जो इनको नेगोशिएशन करना है, मुझे लगता है अगले 3 या 4 महीने में ट्रम्प यू टर्न मारेगा एंड ही विल कम बैक टू बिल्डिंग रिलेशनशिप विद इंडिया अगेन। आई मीन, जब मुझे लगता है जब ये होगा कि उनको पता चल जाएगा कि टैरिफ वाला वो जो टूल वो यूज कर रहे थे वो काम नहीं आ रहा है और वो उनके खिलाफ ही जा रहा है, तब वो टाइम आएगा। लेकिन जो इकोनॉमिक पावर शिफ्टिंग की बात हो रही, तो उसमें मैं सिवात सर आपका टेक चाहूंगा, उसके बाद मैं कार्की सर और मिताली आपके पास आ रहा हूं जी। इफेक्ट तो हुआ है, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया है, और ये सच्चाई है आपने जो ठीक बताया था कि पावर कहीं वेस्ट से साउथ की तरफ होगी, और ये भी सच्चाई है कि जो दादागिरी थी डोनाल्ड ट्रंप की, जो प्रेशर डाल के उन्होंने एक प्रकार से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, चाहे उसने यूके से किया या यूरोपियन यूनियन से किया, ऑस्ट्रेलिया से किया, जापान से किया, इंडोनेशिया किया, अब वो उनको भी महसूस होने लगा जबकि भारत स्टैंड ले सकता तो उन्होंने क्यों नहीं स्टैंड लिया। अगर आप देखें कि जापान में जो उनकी टीम जानी थी अमेरिका में, वो अब जा नहीं रही, वो भी चाहते हैं कि रीनेगोशिएट किया जाए। तो ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने बिना सोचे समझे 50% भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया, उसका कोई लॉजिक नहीं है। और स्पेशली जब सभी और ऑयल खरीद रहे हैं, चीन सबसे ज्यादा, गैस सबसे ज्यादा यूरोपियन यूनियन लेता, टर्की भी ले रहा, जापान भी ले रहा, भारत को सिंगल आउट करना हुआ क्या इससे? देखो, भारत और अमेरिका एक नेचुरल अलाई है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे। 25 साल से भारत और अमेरिका की मित्रता अच्छी जा रही थी। आफ्टर जो न्यूक्लियर सिविल डील के बाद 4 बेसिक एग्रीमेंट्स साइन किए थे, उसने एक ही स्ट्रोक में भारत के साथ रिलेशन खराब कर दिए, और आज भारत को पुश कर दिया उसने चीन और रूस की तरफ। अब ये होगा क्या? जिस प्रकार से एससीओ की समिट के अंदर ये 3 देश आए, देखो एससीओ अगर ये ट्रंप नहीं किया होता तो एससीओ इतना बड़ा नहीं था कि उसको इतनी अहमियत मिलती, मगर क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री भी टिनजान गए हैं, और जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने बिहेव किया भारत के साथ और पुश कर दिया भारत को चीन और रूस की तरफ, आज एससीओ की अहमियत बढ़ गई है। ये बिल्कुल ठीक है, 40% इसकी पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की 25% के करीब जीडीपी है, 26 देश इसके अंदर पार्ट ले रहे हैं, मगर ये सच्चाई है कि एक आईना दिखा दिया डोनाल्ड ट्रंप को, उनको अब काफी घबराहट होने लगी है। डॉलर कहीं ना कहीं के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। अब ज्यादातर देश कह रहे हैं कि हम लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड करेंगे, जैसे भारत और रूस करता है, रुपी और रूबल में ऑयल लेता है, इसी प्रकार चीन से बात हो रही है, रुपी और युआन में बात हो। मुझे लगता है कि एक बहुत ही फर्क पड़ने वाला है, और ये सच्चाई है कि डोनाल्ड ट्रंप जल्दी समझेंगे इसको, क्योंकि सच्चाई है अगर उसको चीन का मुकाबला करना है तो उसको एक प्रकार भारत की जरूरत थी। आज उनका जो असली मित्र भारत को उन्होंने अपने जो बोलेपन से आज उसको पुश कर दिया है, तो क्वाड जो आने वाले टाइम में उसकी अहमियत खत्म हो जाएगी। क्वाड जो है वो भारत बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ। तो मुझे लगता है कि विवेक, एक मिनट, मुझे लगता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर उसको समझाएंगे, वो यू टर्न लेंगे, जो बात मेरे पैनलिस्ट बोल रहे थे, और हो सकता है कि ये इसको करेंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। क्योंकि अगर ये करते हैं, भारत की इकोनॉमी तो इसको सहन कर लेगी, क्योंकि हमने काउंटर मेजर ले लिए, हमने 5 काउंटर मेजर लिए। अगर आप देखें $90 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है अमेरिका पे, उसमें से 30 से 35 बिलियन डॉलर पे इंपैक्ट नहीं है, स्पेशली फार्मास्यूटिकल और आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम। आपके रह गए कोई 55 बिलियन डॉलर, जिसमें ज्यादातर, ये सच्चाई है, ये सारे लेबर एक्सटेंसिव हैं। टेक्सटाइल जो है उसको हिट किया है, पर भारत ने जीएसटी कम कर दी है, उसके लिए सब्सिडी देंगे, न्यू मार्केट ढूंढ रहे हैं, अपनी कंजम्पशन बढ़ाएंगे, तो हम तो इसको सहन कर लेंगे। अभी भुटोरिया साहब जी, ये बात बिल्कुल सही है, आपकी बात से सहमत हूं मैं। भुटोरिया साहब अभी एक बात भी कह रहे थे कि भाई अमेरिका की जो फेडरल कोर्ट है, वहां पर इसको ये बताया गया है कि जो टैरिफ आपने लगाया पूरी दुनिया पे आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, और 14 अक्टूबर तक स्टे नहीं दिया, 14 अक्टूबर तक का टाइम दिया, उसके बाद वो इस दरमियान सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक और पेच ये है कि लगभग 15 लाख करोड़ रुपए वापस करने होंगे। मैं मिताली का रिएक्शन चाहूंगा इस पर। मिताली क्या कह रही है, ग्लोबल साउथ वर्सेस वेस्ट? जी
जी, बिल्कुल विवेक। ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो टैरिफ्स एक्चुअली लगाए गए हैं, इसके ऊपर हमें बात करने की बहुत ज़रूरत है कि कभी भी प्रेज़िडेंट ट्रम्प के पास ये लीगल राइट था ही नहीं और ये अपने उनके यूएस के फेडरल अपील्स कोर्ट ने रूलिंग दी है। ये हमारे यहाँ से नहीं आ रही है या फिर ये किसी यूएन की एजेंसी से नहीं आ रही है, ये अपनी यूएस की एजेंसी से ही रूलिंग आ रही है कि ट्रम्प के पास कभी ये पावर था ही नहीं। उन्होंने एक इमरजेंसी इकोनॉमिक एक्ट के अंतर्गत ये टैरिफ्स लगाए, लेकिन इमरजेंसी तो कभी कोई थी ही नहीं और इकोनॉमिक इमरजेंसी तो कहीं अमेरिका को कोई थ्रेट ही नहीं था। इसीलिए ये वाले टैरिफ्स एक्चुअली इलीगल गिने गए हैं। और अगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये अगर टैरिफ्स इलीगल पूरी तरह से माने जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के तहत, बिकॉज अगर अभी ट्रम्प ने कहा है कि वो उनको सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे, तब उन्हें सारे टैरिफ्स पर उन्होंने जो भी अभी कमाई करी है वो दुनिया के सारे देशों को उसी टाइम वापस करनी पड़ेगी और कोई भी देश अमेरिकन गवर्नमेंट को फिर सू कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा लीगल मामला बन सकता है, लेकिन इसके लिए अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को ये मानना पड़ेगा कि ये टैरिफ्स इलीगल हैं, जो कि मुझे लगता है कि काफी अनलाइकली होगा। लेकिन ये जो एससीओ और ब्रिक्स की हम ये जो अभी हम पूरा ये ब्रांडिंग अभी देख रहे हैं या फिर हम होराइजन देख रहे हैं, इसके वर्सेस वेस्ट में आपको क्या दिखता है अभी? हालांकि अगर हम आंकड़े देखें तो ब्रिक्स की जीडीपी लगभग डबल है अगर G7 की जीडीपी को देखें तो। जैसे कि अभी कादम्बिनी जी ने भी बताया, एससीओ की जीडीपी जो है वो लगभग 23-24% है और उधर की जीडीपी लगभग उससे थोड़ी सी ज़्यादा है। तो एक बहुत बड़ा होराइजन है इस तरफ का अगर हम देखें तो। जी, और जो कादम्बरी जी ने कहा वो बिल्कुल सही बात है। बात सारी ये है कि आज ये जो G7 के देश हैं, ये एक तरह से डेस्परेशन में अपनी ग्रोथ को कायम रखने के लिए एक तरह का इकोनॉमिक कलोनियलिज्म हमारे देशों पर अनलीश कर रहे हैं। अगर आप ये देखें, उन्होंने ये टैरिफ लगाए, अमेरिकन बायर्स ने टैरिफ लगाए। अमेरिकन बायर्स आज हमारे मैन्युफैक्चरर्स को कह रहे हैं कि पूरा टैरिफ आप एब्जॉर्ब करिए, वरना हम किसी और देश से ले लेंगे। दूसरी बात, वहां पे जो यूके के बायर्स और यूरोप के बायर्स हैं, वो भी अब ये कह रहे हैं कि आप हमें डिस्काउंट दीजिए, वरना हम किसी और देश से ले लेंगे। और ऊपर से आज डोनाल्ड ट्रंप का एक नया डायरेक्टिव आया है, जहां पे उन्होंने कहा है यूरोपियन देशों को कि आप भारत पर एक्चुअली सैंक्शंस लगाइए। तो अगर ये सारे मेजर्स को एक साथ में देखा जाए और इन सारे देशों को एक साथ में देखा जाए, तो ये एक नया अटेम्प्ट है मेरे हिसाब से कलोनियलिज्म का, और हमें इसे रेजिस्ट करना है एससीओ के कंट्रीज के साथ थोड़ा मिलकर। लेकिन ये भी जरूरी है कि भारत ये समझे कि हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में है। हमारा फॉर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अगर यूके के साथ है, अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ है, अगर हमारा जापान के साथ रिलेशन अच्छा है, यूएई के साथ अच्छा है, तो हमें वो अच्छा रखना पड़ेगा। और ये जरूरी नहीं है कि चाइना जो आज हमारी साइड पर आ रहा है या फिर हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है, ये जरूरी नहीं है कि 5 साल बाद वो फिर से तैयार रहे। तो हमें सबके साथ एक तरह से ट्रेड करना है, लेकिन किसी पर भरोसा नहीं करना है। विवेक जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आपने कहा कि जो एक और अब उस तरह के बयान है कि भाई सैंक्शन लगाना है। जो बाइडेन का एक दौरा होने वाला था, शायद वो रद्द हो गया। ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं है, इंडिया का दौरा होने वाला था, वो रद्द हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक तरह से सेटबैक कहें इंडिया यूएस के रिलेशनशिप में। मैं कार्की सर से जानना चाहूंगा, क्या कोई बड़ा ड्रिफ्ट देख रहे हैं आप या बड़ा बदलाव बड़े चेंजेस देख रहे हैं आप भारत अमेरिका रिलेशनशिप में, ये जो तमाम चीजें हो रही इसके साथ साथ? जी बेहद, जैसा कि पहले सब लोगों ने बोला है, ये एक शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम यूनिपोलैरिटी टू अ मल्टीपोलैरिटी, और ध्रुव आएंगे जो एससीओ बोलो या आप ग्लोबल साउथ बोलो, वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, उस पर ऐड कर रहा है, क्योंकि ये रियलिटी है। लेकिन अमेरिका जो है वो अपने प्रभुत्व को, अपने इन्फ्लुएंस को, अभी 200 साल हो गए हैं उसको आदत पड़ गई है कि वो यूरोप को भी लेक्चर देगा, जापान को भी देगा, सबको देगा, और वो एक प्रतिद्वंदी देखता है इस इलाके में, वो है चीन। और चीन के खिलाफ उसने जो मुहिम छेड़ी थी, वो धीरे धीरे टैरिफ के नाम पर उसने भी पूरी दुनिया को अलग कर दिया। यानी
जो उसके पार्टनर्स थे और जो उसके डिफाइंड एलाइज उसको अपना बोलता था, उन्हीं के ऊपर उसने मार करके उनको अपना सपोर्ट बेस कम कर दिया है और खुद वो आइसोलेट होते जा रहा है, जो हम देख रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि ये कंट्रीज हमसे डिस्काउंट मांग रही है, लेकिन अगर आप अमेरिका में बैठे ट्रम्प की जगह उसकी डोमेस्टिक मार्केट उसको गाली दे रही है, उसके जो कनाडा जो उसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था मेक्सिको, उन्होंने इतने ज़्यादा उनके ऊपर काउंटर टैरिफ्स और एक्शंस लिए हैं कि उसकी मार्केट खुद छटपटा रही है। तो उसका जो ट्रम्प जो है और उनके जो इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, ये जो उनकी टीम है बड़ी इम्पल्सिव है और इन्होंने अपना होमवर्क ठीक से किया नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्होंने सोचा नहीं है। ये अपने पुराने अमेरिकन पैक्स अमेरिका इम्पेरियलिस्टिक माइंडसेट के साथ इन्होंने ये जो हेकड़ी निकाली थी, ये सोच रहे थे कि इसके डर से सब के सब लाइन में आ जाएंगे, और जिस हिसाब से मुश्किल में पड़े यूरोपियन कंट्रीज़, EU ने घुटने टेके, फिर जापान ने घुटने टेके, उनको लगा 50% इंडिया कर दूंगा, इंडिया भी घुटने टेक देगा। इंडिया का ये जो रेजिलियंस है और इंडिया ने जो स्टैंड लिया है, ये पूरी विश्व ने उठ के अभी इसको देखा है कि ये एक देश है जो कि ना इधर को झुक रहा है ना उधर को झुक रहा है और सत्य के रास्ते में पड़ा हुआ है। क्योंकि जो हिपोक्रेसी है, जो एडिशनल 25 ऑयल टैरिफ जो इंडिया पे लगा रखे हैं, और ऐसा बोलना कि द रूट टू पीस रन्स थ्रू इंडिया, दिस इज मोदीज वॉर इन यूक्रेन, ये सब बोल के अमेरिका ने अपनी कोई इज्जत नहीं कमाई है। टू बी अ लीडर ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री और बहुत बड़ा देश है, अगर उसको एक कोलिशन चाहिए, उसको एलाइज चाहिए पूरी दुनिया में, तो उसका गिव एंड टेक होता है और एक बेनोवलेंट एटीट्यूड होना चाहिए। जो इन्होंने हार्श एटीट्यूड, इर्रिस्पॉन्सिबल और बुलिंग, जो लास्ट ये बुलिंग है, ये बुलिंग कुछ चली और कुछ नहीं चली। एक जो साइकोलॉजी में है, अगर एक बुली वो पर्सन है जो देखता है कि कौन हड़प रहा है और कौन जवाब दे रहा है, जो झुक रहा है उसको आप झुकाते रहो, मारते रहो, और जिसने एक बार जवाब दे दिया है उससे थोड़ा हट के रहो। लेकिन अभी भी जो अमेरिका की सोसाइटी में आप देखें, जो इकोनॉमिक्स है, जैसे जेफरी सैक्स वगैरह और बाकी अगर आप देख लें जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम के थे, उन सब का एक ही सुर है कि आप ये क्या कर रहे हो। 25 साल से हमने इंडिया के को नर्चर किया है एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइनाज डोमिनेंस इन एशिया, आपने एक स्ट्रोक में आके अपने 8 महीने में उसको दूर कर दिया है। और एक्चुअली स्पीकिंग ब्रिक्स जैसे बताया था या SCO के इतने मायने नहीं चल रहे थे जितना कि अभी इस बार अमेरिका की वजह से इंडिया हैज़ बीन पुश्ड इनटू द एम्ब्रेस ऑफ चाइना। रशिया के साथ तो था ही था, और ये मोदी जी और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, पिछले जो 15 सालों में हमने अपने रिफॉर्म्स किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है। आज का इंडिया और जो 20 साल पहले का इंडिया था, बहुत फ़र्क है, और ये वेस्ट को रियलाइज़ किया है, EU ने रियलाइज़ किया है, इसीलिए वो लोग FTA के लिए दौड़े दौड़े आ रहे हैं कि ये एक देश है जिसका ग्रोइंग मिडिल क्लास है, यहाँ कंजम्पशन है, ये खुद बना के एक्सपोर्ट भी कर सकता है और कंज्यूम भी कर सकता है। चाइना जो है वो खुद जितना बनाता है वो कंज्यूम नहीं कर सकता, 90% तो एक्सपोर्ट करना ही करना है। और चाइना भी आज की तारीख में लड़खड़ा रहा है, उसको भी US के सैंक्शन जैसे मार्केट्स चाहिए ऑल्टरनेट, जो उसके अंदर मंदी आ रही है, जॉब्स उसको कराना है। इंडिया अब चाइना के साथ जब डील करेगा तो एक ताकत की स्ट्रेंथ से कर रहा है, दोनों को ज़रूरत है। शायद सिक्योरिटी रिलेशनशिप और इकोनॉमिक रिलेशनशिप को हम अलग अलग ट्रैक में लेंगे, पर इंडिया अगर, क्योंकि चाइना ने पहले पहल की थी, जो प्रेसिडेंट मुर्मू को उन्होंने चिट्ठी लिख के हम बोला था, तो अभी उसके ऊपर भी है कि जो हमने आज बोला कि टेरर के ऊपर वो अपना को स्पष्ट करे, और हमने बोला है वी आर लुकिंग एट अ लॉन्ग विजन ऑफ कोऑपरेशन एंड स्टेबिलिटी। मतलब ये 1-2 दिन की बात नहीं है। चाइना को अगर करना है तो हमें ट्रेड इम्बैलेंस ठीक करना है, उसको बोलना है अपनी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे लेके आओ, ताकि 5 साल बाद अगर मूड खराब हो वो फैक्ट्री उठा के नहीं जा सकता है। अभी मेरी नीति बिल्कुल, अभी मेरी नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार जी से बात हुई थी कुछ दिनों पहले, वो शो भी हमने दिखाया था, उसमें भी उन्होंने भी ये वकालत की है कि वो कह रहे थे चाइना से जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना शुरू करे, जिसमें भारत को साथ देना चाहिए। तो भारत के निवेश का द्वार उनके लिए खोलना चाहिए। मोदी जी ने भी क्लियर कर दिया था, एक तो नीति आयोग ने बोला 24% तक चाइना का स्टेक हो सकता है ताकि टेक ओवर ना हो, और दूसरा कंट्रोल हमारे पास रहेगा। तीसरा मोदी जी ने बड़ा क्लियरली बोला है, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड।
आइए यहाँ जी। बनाइए। दूसरा, आप वो खरीदिए जिसमें हिंदुस्तानी का पसीना लगा हो, मतलब कंपनी आपकी यूएस की हो चाहे चाइना की हो, हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हमें उसकी ओनरशिप होगी और हमारे उसके स्टेक सबसे हाईएस्ट होंगे। ये उनका मॉडल है। ऐसे मॉडल में चाइना हमारे साथ डबल डीलिंग या डंपिंग ये चीजें नहीं कर सकता है। एग्जैक्टली लेकिन एक बहुत मेजर डेवलपमेंट उधर पश्चिमी देशों में भी, खासकर अमेरिका ने यूरोपियन देशों से कहा है कि आप भी इंडिया पर सैंक्शंस लगाएं, आप भी भारत पर सैंक्शंस लगाएं। और जब अमेरिका देख रहा है कि उनके सैंक्शंस का बहुत असर नहीं हो रहा है, भारत जो है वो दूसरे विकल्पों की तलाश कर रहा है, तो वो यूरोपियन देशों से कहने लग गया है कि भाई सैंक्शन लगाओ आप। मैं कादम्बिनी जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद भुटोरिया साहब आपके पास आऊंगा। सवाल ये, कादम्बिनी जी, व्हाइट हाउस इस पूरे डेवलपमेंट को कैसे देख रहा होगा? डोनाल्ड ट्रंप किस नजर से देख रहे होंगे? देखिए, जो वो आपने जो बताया कि यूरोपियन कंट्रीज से वो कह रहे हैं कि भारत पर सैंक्शन लगाए जाएं, लेकिन भारत के साथ तो यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो तो ट्रेड डील डिस्कस कर रहे हैं, जल्दी हो बिल्कुल। जाएगा, कई देशों से हुआ भी है। जहां तक इस ग्रुपिंग का पूरा सवाल है, जो अभी जो आप देख रहे हैं एससीओ जो चाइना में हो रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया की नजर इस पर होगी। इसको इसलिए भी देखा जा रहा है इस ध्यान से क्योंकि एक बहुत बड़ा बाजार भी है और बहुत बड़ा जो सप्लाई चेन है वो है। आपको याद होगा कोविड के वक्त में जब ये सारा कुछ डिसरप्ट हुआ था तो कितनी मुश्किलें देशों को हुई थी। उस वक्त सभी देशों ने, चाहे वो जापान हो या भारत हो या अमेरिका हो, सबने ये सोचा था कि सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए ताकि ये डिसरप्शन जो है वो दोबारा ना। लेकिन अब जो ट्रंप कर रहे हैं, जो उन्होंने एक पूरी दुनिया पर एक तरह से एक युद्ध छेड़ दिया है, जो टैरिफ का युद्ध छेड़ दिया है, उससे ये सभी देश जो है इस तरफ के जो देश है वो साथ नजर आ रहे हैं। इसमें ट्रंप के लिए भी समस्या है क्योंकि जब वो ये कहते हैं कि यहां पर आकर सब कुछ करो, यहां पर सब कुछ बनाओ, वो कहते हैं ग्रेट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन बाकी देश भी तो यही कह रहे हैं। तो एक बराबरी के लेवल पे जहां पर बात होगी वहीं पर बात हो सकती है। दूसरी बात मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि ऐसा नहीं है कि आप अमेरिका को नजरअंदाज करके चल सकते हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। बात उसकी करते रहना होगा क्योंकि अमेरिका से ये भी एक फैक्ट है कि अमेरिका से आपका जो रिश्ता है, भारत का जो रिश्ता है, वो वन डायमेंशनल रिश्ता नहीं है। उसको सिर्फ ट्रेड के प्रिज्म से नहीं देखा जा सकता है। उससे क्राइम फाइटिंग है, टेरर के खिलाफ है, उसके अलावा आपका पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, आपके एजुकेशन के कॉन्टैक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो डिसरप्ट हुई हैं। लेकिन क्या ये डिसरप्शन जो डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए हैं, क्या ये नवंबर 2026 में जब सेनेट का चुनाव होगा उस वक्त के बाद भी रहेगा अगर वो वहां पर मेजॉरिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, या फिर 4 साल के बाद जब ट्रंप वहां पर राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो क्या ये तब भी रहेगा? रेजिलियंस जो है इन देशों का, क्योंकि हमारे क्षेत्र के देशों ने बहुत तरह की मुश्किलें देखी हैं, युद्ध देखे हैं, इकोनॉमिक मुश्किलें देखी हैं, भारत ने देखी हैं, तो हमारे अंदर जो रेजिलियंस है वो शायद कहीं ना कहीं उसको अंडर एस्टिमेट कर रहा है। एग्जैक्टली वो सब्र का इम्तहान ले रहे हैं, लेकिन इम्तहान देने में भारत बहुत माहिर रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। मैं भुटोरिया साहब से जानूंगा इसी सवाल का जवाब कि अमेरिका में क्या चल रहा है, अमेरिकी मीडिया में क्या चल रहा है, वेस्टर्न मीडिया में क्या चल रहा है। एक तो बहुत हॉट टॉपिक इंडिया एंड अमेरिका के रिलेशन का बना हुआ है, वो लगातार डिस्कस हो रहा है, वो मैं भी मॉनिटर कर रहा हूँ, उसको लगातार मैं ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ। इसके अलावा ये जो एससीओ, ब्रिक्स, ये जो साउथ की इकोनॉमी, इसको लेकर क्या चल रहा है भुटोरिया साहब? हमें स्टेप बैक और एक चीज हमें ये समझने की कोशिश करें कि ट्रंप इतना टैरिफ के लिए क्यों पुश कर रहा है। आज यूएस को ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन, 950 बिलियन, ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन इंटरेस्ट पे करना पड़ता है एनुअली अपने डेब्ट के ऊपर में। यूएस की डोमेस्टिक इकोनॉमी है विच हैज स्लोड डाउन टू एनुअल रेट ऑफ 1.2% और लास्ट ईयर 2.5% थी। और इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 0.7% इंक्रीज हुआ है। और ये इन्फ्लेशन के कारण यहाँ पे जो डोमेस्टिक में क्लोथिंग की कॉस्ट है, बाकी ग्रोसरीज है और सबके प्राइस 25 से 30% इंक्रीज हो रहे हैं। तो एवरेज यूएस की पर फैमिली $2,500 ज्यादा स्पेंड करेगी बिकॉज ऑफ टैरिफ्स और इनके ऊपर में। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप को क्या चाहिए? उसको चाहिए कि ये जितना टैरिफ से डील हो सके तो उससे जो रेवेन्यू आएगा वो अपना वो उसको $1 ट्रिलियन का डेब्ट इंटरेस्ट पे करना है, एटलीस्ट उसको कवर कर सके और अपनी इकोनॉमी को हैंडल कर सके, इसलिए वो टैरिफ को इतना पुश कर रहा है। सेकंड नंबर उसको चाहिए नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेशंस फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड।
वर्ल्ड लीडर्स, जिसमें इंडिया वन ऑफ द इंडिया का नॉमिनेशन वुड हैव मेड अ वेरी बिग डिफरेंस फॉर हिम। तो ये इन चीजों के लिए वो पुश कर रहा है, और उसकी जो एडवाइजर्स है, पीट नवारो या स्कॉट बेसेंट या मार्को रूबियो, दे हैव नो लॉन्गर नो डिप्लोमेटिक विजन, बट उनको इमीडिएटली अपना ये करना है कि अपनी डोमेस्टिक बेस जो मागा बेस है, उनको ये दिखाना है कि हमने टैरिफ से इतना रेवेन्यू जनरेट किया है कि हमारी इकोनॉमी एंड वी आर सक्सेसफुल। अब वो होता हुआ लग नहीं रहा है, क्योंकि जैसे ही वो चाइना के साथ में अपना टैरिफ का कार्ड प्ले करता है, चाइना बोलता है मैं तुम्हें रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं दूंगा, सप्लाई चेन रोक दूंगा, वो होते ही डोमेस्टिक इकोनॉमी फिर से खराब हो जाएगी। और डेफिनेटली जो मिड टर्म इलेक्शन, पहले स्पीकर ने कहा मिड टर्म इलेक्शंस के ऊपर इसका बड़ा असर होने वाला है। उसमें क्या होगा कि डेमोक्रेट जो हम जो है वो ये कांग्रेस का जीतेंगे और कांग्रेस की मेजोरिटी मिलेगी, ऐसा लग रहा है अभी। तो कांग्रेस की मेजोरिटी मिलेगी, वो आते ही डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच करेंगे, उसके जितने भी कुछ चीजों को रिवर्स करने की कोशिश करेंगे, और फिर जो नेक्स्ट 2 साल बचेंगे ट्रंप के, वो इनएफेक्टिव होंगे। तो ये सब उस चेंजिंग डोमेस्टिक पॉलिसी की तरफ से डाइवर्ट करने के लिए ये सारा टैरिफ का और स्ट्रॉन्ग ऑन चाइना, स्ट्रॉन्ग ऑन इंडिया वो दिखा रहे हैं। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में एरिक गारसेटी वाज द एम्बेसडर ऑफ यूएस टू इंडिया, और एरिक गारसेटी ने कहा था कि ऑन द रिकॉर्ड सारे वीडियोस अवेलेबल है कि वी आर ओके विद इंडिया बाइंग रशियन ऑयल, अदरवाइज अगर इंडिया रशियन ऑयल नहीं बाय करता है, जो कि मार्केट का प्राइस $65 to $80 पर बैरल है, वो फिर इंडिया अगर अपनी डिमांड के साथ ग्लोबल मार्केट में जाता है, तो उस डिमांड के कारण ग्लोबल मार्केट का प्राइस जो है ऑयल का अराउंड $200 तक जा सकता है, जिससे काफी कंट्रीज की इकोनॉमी खराब होगी। तो इंडिया का रशियन ऑयल बाइंग करना इज स्टेबलाइजिंग द ऑयल मार्केट, एंड बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन न्यू इट एंड दे वर ओके विद इट। तो सडनली जो ये कह रहे हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की इंडिया के बाय करने से रशिया का वार फंडिंग हो रहा है, तो उसके नंबर्स भी अगर हम देखें, रशिया का डिफेंस बजट है अराउंड $149 बिलियन, और रशिया से इंडिया अराउंड 35 बिलियन डॉलर का ऑयल बाय करते हैं, और उस चाइना 40 से 42 बिलियन का बाय करती है। तो जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है रशिया के डिफेंस बजट में अराउंड $24 बिलियन है। इंडिया अगर वो स्टॉप भी कर दे, तो उसके बाद भी उसका बजट इतना स्ट्रॉन्ग है कि रशिया इज नॉट गोइंग टू स्टॉप द यूक्रेन वार, और उसका कोई डिफेंस बजट पे असर पड़ेगा। बिल्कुल सही बात ये तर्क जो है ये बिल्कुल बेबुनियाद है, एंड द पॉइंट इट गोज बैक टू कि प्रेशराइज इंडिया का है। एक तो जब इंडिया ने एक्सेप्ट करना मना कर दिया था कि हम यूक्रेन अपने इंडिया पाकिस्तान वार में जो प्ले नहीं किया, वो है। लास्ट पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो इंडिया की जो लग रहा है कि चाइना के साथ एक नया रिलेशनशिप बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, बट चाइना इज ऑल्सो बिगर थ्रेट टू इंडिया। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में जो डिस्प्ले हुआ था, चाइनीज फाइटर जेट्स और चाइनीज जो वेपन्स जो पाकिस्तान ने यूज किए थे, मैं कल ही कुछ यूएस मेंबर्स ऑफ कांग्रेस से बात कर रहा था जो इंटेलिजेंस कमिटी में है, और उनका कहना था कि दे वर सरप्राइज्ड टू सी the weapons which were displayed in Operation Sindoor, Chinese weapons जो फाइटर जेट्स और उनका स्ट्रेंथ जो है, तो उससे उनका कहना है कि इंडिया हैज टू प्रिपेयर एंड अपग्रेड देयर होल डिफेंस सिस्टम टू काउंटर इन द फ्यूचर थ्रेट्स इन पाकिस्तान एंड चाइना का जो है। तो चाहे अभी इंडिया चाइना के साथ मीटिंग इन SCO आई थिंक, बट आई डोंट थिंक लॉन्ग टर्म जब तक पाकिस्तान का एंगल रहेगा, India and China and India can come closer so together. तो कहीं ना कहीं within next 3 months, I feel that India US will get back together. बहुत आशान्वित हैं आप, बहुत पॉजिटिव है। मुझे जानकर खुशी हुई कि आप यूएस में रह रहे हैं और बहुत पॉजिटिव भी है इस बात को लेकर कि 2-3 महीने में हमारे रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। सिवात सर के पास जा रहा हूँ। सिवात सर, जो बात भुटोरिया साहब कह रहे हैं, ये बात पीट नवारो भी कह रहे हैं कि आप जिस मुल्क से दोस्ती करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हालांकि उनकी स्ट्रैटेजी अलग रहेगी, वो आपके देश में घुसकर आप पर कब्जा करना चाहता। उसने गलवान में घुसकर आप पर हमला करने की कोशिश की। तो ये बात ट्रंप की टीम की तरफ से भी कही जा रही है, लेकिन सवाल तो है कि क्या चाइना के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है? बेशक बहुत थिन लाइन है हमारे लिए, एक तरफ यूएस है, दूसरी तरफ चाइना है। चाइना यूएस ऑलरेडी अच्छे संबंध नहीं है उन दोनों के। सिवा सर। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि चाइना पे आप आंख मीच के तो बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि
95, 96 और 92 का जो एक प्रकार हमने साइन किया था एग्रीमेंट और प्रोटोकॉल फिर 2012-13, उसको नजरअंदाज करते हुए वो डॉक्यूमेंट में आया 2017 में, और 2020 में वो आया बेसिकली ईस्टर्न लद्दाख में, फिर गलवान हुआ। तो ये सच्चाई है। भारत इस कभी बिलीव नहीं करेगा जो चीन कहता है। करने और कहने में फर्क है। मगर एक चीज है, अगर चीन उस देश की रिस्पेक्ट करता है जो इक्वली स्ट्रांग है, और जो हम अब अपना लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश बहुत ज्यादा डिफेंस को स्ट्रांग कर लिया है, उसको अब चीन को भी लगने लगा कि ये बदला हुआ भारत है और भारत के अंदर काबिलियत और क्षमता है। डिफेंस ही नहीं, ऑफेंसिव भी हमने 2 स्ट्राइक को रेज कर दी हैं जो कि हम ले जा सकते हैं चीन के अंदर। तो मुझे लगता है हमें ये समझना चाहिए कि अब चीन वो नहीं कर सकता जो पहले कर सकता था। अब हमारी डिफेंस बड़ी मजबूत है, मगर ये जो कोऑर्डिनेशन और इनकी कोऑपरेशन है पाकिस्तान के साथ, वो वाकई भारत के लिए चिंता का विषय है। उसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। जो बात हो रही ऑपरेशन सिंदूर में, तो उन्होंने यही नहीं कि हथियार दिए थे, उन्होंने इंटेलिजेंस और एक प्रकार रियल टाइम इंटेलिजेंस भी दिया, और उसके बाद सैटेलाइट इमेजरी भी दी भारत के बारे में। और उसके जो सारे हथियार थे चीन के, वो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए। वो चाहे PL-15 था, एयर टू एयर मिसाइल जिसको बियॉन्ड विजुअल रेंज बोलते हैं, JF-17 J-10C उसके एयरक्राफ्ट थे, और HQ-9 और HQ-15 उसका एयर डिफेंस सिस्टम था। मगर ये भी सच्चाई है कि ये सारे फेल हो गए, और आज इनकी स्टॉक मार्केट 15 से 20% गिर गई थी अगले 15-20 दिन में ऑपरेशन सिंदूर के बाद। मगर एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप देखो देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज इन इंटरनेशनल रिलेशन। जो परमानेंट है वो आपके नेशनल इंटरेस्ट है। तो आप ये बात नहीं कर सकते या कि भाई हम चीन ने धोखा दिया था तो अब हम रिलेशन नहीं करेंगे। आप रिलेशन करें पर आंख खोल के करें, और ये समझने की कोशिश करें कि अगर हमारे रिलेशन अच्छे नहीं थे अभी तक चीन के साथ, और काजान के बाद ही इंप्रूव होने लगे, मगर ट्रेड तो फिर भी हो रहा था, और ट्रेड अभी भी $100 बिलियन का जो एक प्रकार से आपका डेफिसिट है। करना क्या चाहिए कि आप कहें कि भाई ट्रेड डेफिसिट को कम करना है, आप भारत के अंदर आके बनाएं, और मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, मैं समझता हूं इस चीज को। और दूसरी बात है, आप अपनी मार्केट को ओपन करें, भारत की इंडस्ट्री भी आपके पास जाए, क्योंकि हम भी तो आपको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ये एक तरफा जो इकोनॉमिक है वो नहीं चलेगी। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुझे लगता है चीन को लेके, अब चीन को ये समझ आ गई है कि भारत एक तो ताकतवर हो गया है, और दूसरा क्या है, भारत एक ऐसी इकोनॉमी है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी 7.8% है। आज चीन की स्लगिश हो गई है, 3.3 to 3.5% ही उसकी ग्रोथ हो रही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो एक्सपोर्ट एक इकोनॉमी है। वो बनाता तो है पर कंज्यूम नहीं करता। उसको मार्केट चाहिए, उसको भारत जैसी मार्केट मिलेगी तो वो वाकई करना चाहेगा। और भारत एक ऐसा देश है जो कि कंजम्पशन इकोनॉमी है, जो बनाता है वो खा भी सकता है। इसीलिए जो प्रधानमंत्री का नारा है कि अगर हम टेक्सटाइल जो ज्यादा हिट करेगा या जेम्स या ज्वेलरी, अगर हमारी इंटरनल कंजम्पशन हो जाती है किसी तरीके से बढ़ जाती है, तो हम ये जो इसलिए वो शॉक है जीएसटी में बदलाव की जो प्रक्रिया वो शायद शुरू की जा रही और है। एक मैं और बताना चाहता जल्दी हूं से जरा। विवेक, एक मिनट देखो, ये समझना पड़ेगा कि सब बार बार कह रहे हैं कि भाई ये जो पैसा जो है वो भारत को देना पड़ेगा या किसी और देश को, वो नहीं। ये जो टैरिफ है ये तो अमेरिकन उनको देना पड़ेगा। वो चीजें महंगी हो जाएंगी, उसको अमेरिका के जो कंज्यूमर है उसको देना पड़ेगा। अगर वो महंगी है तो वो भारत का सामान नहीं खरीदेंगे, हो सकता है वो खरीदेंगे बांग्लादेश का, ले सकते हैं इंडोनेशिया का। तो हमारा डर यही है कि अगर हमारा ये लेबर इंटेंसिव है, हमारा सामान नहीं बिकता अमेरिका में, तो फिर हमारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, लेबर प्रॉब्लम। तो हमें ऑल्टरनेटिव मीन निकालने, और वो भारत ने निकाल लिए। भारत ने कुछ कहना चाह रहे हैं उससे कार्की सर, आपके पास आ रहा हूं। कादम्बिनी जी कुछ कहना चाहते हैं। जी मैम। जी, यहाँ पर मैं सिर्फ एक पॉइंट बताना चाहूंगी कि आज अगर आपने विदेश सचिव का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा हो तो उनसे जब ये सवाल पूछा गया था कि हम कैसे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में भी कम से कम 50,000 भारतीय सैनिक जो हैं वो LAC पर खड़े हैं, वो भी आमने सामने खड़े हैं, और भी वहां पर रेजिमेंट्स पोस्ट की जा रही हैं। तो ये जवाब मिला कि ये साफ किया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से कि जो सीमा पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, शांति स्थिरता ही जो है वो गारंटी है दोनों देशों के बेहतर द्विपक्षीय रिश्ते के लिए। मतलब एक वहां पर जिसको कहते हैं रेड लाइन, वो खींच दी गई है कि ये ऐसे रहा तभी, शांति अगर आपने मेंटेन की तभी हम रिश्ता मेंटेन करेंगे। और आपको बताऊं कि 2020 से लेकर अभी तक
मैंने जितने भी अधिकारियों से बात की होगी, चीन की तरफ से जितने भी अधिकारियों से बात की होगी, सबने ये कहा है कि ये फैक्टर अलग होना चाहिए सीमा का, और बाकी जो द्विपक्षीय रिश्ता है वो अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर जब इसको जोड़ा गया है भारत की तरफ से, तो आप समझ लें कि गारंटी जो है वही है। और दूसरी चीज ये है कि 2020 में जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कि वी वर अनअवेयर्स, हमें लगा था बॉर्डर पे बात हो रही है तो बॉर्डर बातचीत से ही सब कुछ होगा। अब वो स्थिति नहीं है, अब वो अनअवेयर्स वाली स्थिति नहीं है। अब भारत जो है हर जगह पर प्रिपेयर्ड है, चाहे वो इकोनॉमिक स्थिति हो या फिर सीमा पर जो स्थिति है वहां पर भी प्रिपेयर्ड है। आपने देखा होगा कि सेना तो है ही, वहां पर स्ट्रिप्स बन रहे हैं, वहां पर बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो सारा कुछ हो रहा है। तो ये एक दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि अब जी 2020 वाली स्थिति नहीं है। जी, इसी मुद्दे पर कार्की जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मिताली मैं आपके पास आ रहा हूँ। कार्की जी। जी, मेरा ज़्यादा तो कवर हो गया कि परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं, रिलेशनशिप्स कैन चेंज, और आज की तारीख में हमारे इंटरेस्ट जो है वो कोजॉइन हो रहे हैं। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि इंडिया जो है इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे चल रहा है। अभी तक चीन को ये शक था, डिस्ट्रस्ट था कि इंडिया अमेरिका के कैंप में है, पर जो अमेरिका के साथ जो हमने अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके उसको नकारा है, उससे चीन को एक थोड़ा सा भरोसा सा होने लग गया है कि ये नहीं है, और हो सकता है वो मेरे कैंप में आ जाए, लेकिन हिंदुस्तान फिर दोबारा क्लियर करेगा कि हम इंडिपेंडेंट हैं, जब तक आप बिहेव कर रहे हो हम आपसे ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जहाँ तक दोनों की फोर्सेस का और ये एनिमिटी का सवाल है, एक जैसे हमारे रिलेशंस थोड़े अच्छे होंगे तो उसको जो पाकिस्तान को बार बार हमारे खिलाफ भड़काना है वो शायद उसकी टेंडेंसी कम हो जाएगी। मैं अभी देख रहा था कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे चाइना ने स्टेटमेंट दे दिया है। उसके अलावा अभी जो आप देखिए, अगर 80% पाकिस्तान की इन्वेंट्री जो है वो चाइनीज़ वेपन सिस्टम की है, तो जब हिंदुस्तान से लड़ाई होगी तो वो चाइनीज़ इक्विपमेंट लाएगा। ये क्यों नहीं देखते 20% अमेरिकन इक्विपमेंट भी तो है उसके पास, उसके पास अपना तो कुछ है नहीं। तीसरा, जो अभी सिंदूर हुआ था और जो हमने अपनी इंडियन आर्मी में एक नए लेवल की वॉरफेयर, एक नया डोमेन, रॉकेट, स्पेस और कम्युनिकेशन और इंटीग्रेटेड वॉरफेयर दिखाया है, उससे इंडिया की जो छवि और सोच में जो फर्क आया वो दुनिया ने देखा है, और काबिलियत को भी देखा है, चीन ने भी देखा है। चीन एक कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी है, 2 साल के लिए उसके सोल्जर आते हैं फिर चले जाते हैं। उसकी प्रोफेशनल एफिशिएंसी और रेजिमेंटल स्पिरिट और फाइटिंग स्पिरिट सोल्जर की नहीं है। वो देश के लिए नहीं मरना चाहता, क्योंकि पीएलए देश के लिए नहीं बना है। पीएलए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की आर्मी है, ना कि चीन देश की आर्मी है। हिंदुस्तानी जवान जो है वो अपनी भारत माता के लिए मिटता है और मरता है और उसमें गौरव देता है। वो अपने मरे वालों को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। गलवान के लोग कब शहीद हुए, कहाँ चाइनीज गए, उनको नहीं, हमें नहीं पता है। इंडिया का हर एक जवान को देश ने सलामी के साथ उसका फेयरवेल किया था। तो ये बहुत बात है। और ये देखते हुए चाइना, चाहे उसके पास रॉकेट्स हो, चाहे एडवांस वेपनरी हो, जो उसको मरने में शोहरत मिलती है जिस देश को, उससे दोबारा पंगे नहीं लेता है। वियतनाम एक केस है, 1979 में चाइना गया था, नाक लाल करके वापस भेजा। आज तक वियतनाम इतनी छोटे देश का पंगे नहीं लेता है। तो चाइना सिर्फ जो है वो बुलेट और डंडे की भाषा समझता है, और हिंदुस्तान से सिक्योरिटी वाइज अभी हमारा बहुत बड़ा हाथ है, और हम उस पर जो है उस दावे को और सिक्योरिटी इश्यूज को साइड में कर लें, और ट्रेड में जो हम अब कदम ले रहे हैं वो हमारे फायदे का है। और ओवरऑल छवि हमने एक न्यूट्रलिटी, एक फोर्थ पोल की लेनी चाहिए, ना कि हम चाइना और रशिया के कैंप में चले गए हैं। क्योंकि अमेरिका के साथ अभी ट्रम्प चला जाएगा, हमें दोबारा जो रिलेशंस इकोनॉमिक है, पीपल टू पीपल बहुत ज़्यादा है, एकदम हम इमोशनल होके उसको कट ऑफ भी नहीं कर सकते। ये हमारे लंबे हित में नहीं होगा। जी मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही है, बहुत फास्ट हो रही है, और इस पर यूएस, यूरोपियन देश, एससीओ और ब्रिक्स देश, जितनी भी कंट्रीज है सबकी नज़र है। और अमेरिका की दादागिरी को जिस तरह से भारत ने काउंटर किया, बिना जवाब दिए हुए जिस तरह का जवाब दिया, वो पूरी दुनिया में अभी फिलहाल डिस्कस तो हो ही रहा, चर्चा तो हो ही रहा। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए। लेकिन अमेरिका को जो करारा जवाब मिला है, अमेरिका चाह के भी वो बता नहीं पा रहा है या फिर बता नहीं पाएगा।